हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये क्लास डेली 3 बजे होती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। और वहीं पर 5 बजे भी आपको क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग पेपर 2 सोशल साइंस यानी एसएसटी पेपर 2 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो वो भी क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 14 जो है दिसंबर को होने वाला है। और बिल्कुल जो है ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो ऐसे में जो है आपको प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो डेली मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अदर्शन और रीजन का दिया गया है पहला ही, जिसमें पूछा है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, यानी बच्चे का जो जो है फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। यानी कि बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है और साथ ही जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम फिजिकली डेवलपमेंट हमारा हो चुका होता है, जब हम फिजिकली जो है मिच्योर हो चुके होते हैं, तभी जाके हम सोशली भी इन्वॉल्व होते हैं और हमारा संज्ञान, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से हो रहा होता है। एक 5 साल का बच्चा जो है एक 5 साल का जो बच्चा है वो जो है, आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हाई स्कूल का जो सिलेबस है वो जो है वो पढ़ पाए, या फिर 10 साल का जो बच्चा है वो हाई स्कूल का जो सिलेबस है वो समझ पाए। या फिर जो है मान के चलिए एक 5 साल का बच्चा है, आप उससे कह रहे हो कि जो है खुद से बाइक चलाना वो सीख ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली भी इतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। ना तो उसमें इतने मेच्योरेशन आई है, ना इतनी परिपक्वता है, ना तो वो सोशली इतना अच्छे से इन्वॉल्व है, ना संज्ञान यानी ना तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट वैसा हो पाएगा। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ये प्रभावित करता है सोशल डेवलपमेंट को भी और साथ ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी। यानी जो डेवलपमेंट के पार्ट हैं, ये सभी जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं और सभी एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे होते हैं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तर्क जो दिया गया है, इसमें बताया गया कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद जो है प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, जब उसका ग्रोथ हो रहा होता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो सभी आयाम यानी सोशल, इमोशन, संज्ञान, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सभी जो क्या है एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप जब बड़े भी हो जाते हैं, तब भी जो है डेवलपमेंट ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी दिन आपको पेन है, अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका सही नहीं चल रहा है। तो ऐसे में आप सोशली भी अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाओगे और हो सकता है आपके इमोशन भी जो है काबू में ना रहें। ठीक है, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अदर्शन और रीजन जो दिया गया है वो दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास जो है सिर से शुरू होता है और जो है फिर शरीर के बाकी हिस्सों में बढ़ता है। यानी जो डेवलपमेंट है वो ये कौन जो है सिद्धांत के द्वारा किसने जो है ये जो है अपने सिद्धांत के द्वारा बताया है कि जो विकास है यानी जो डेवलपमेंट है ये सिर से शुरू होता है, उसके बाद जो है शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ रहा होता है। तो पहला है आपका यहाँ पर जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, या फिर सेफेलोकॉर्डल जो है प्रिंसिपल, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, या फिर एकरूपता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए बात यहाँ पर सिर से शुरू हुई है, यानी जो डेवलपमेंट है वो सिर से शुरू होता है। एक छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो अपना सर ही संभालना सीखता है, उसके बाद उसके कंधों पर जोर आता है, फिर उसके कमर पे जोर, फिर पैरों पर जोर, फिर बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़े होना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या है, अपना सिर संभालना ही सीख रहा होता है, यानी सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वो सिर से शुरू होता है। तो सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल यानी शीर्षगामी सिद्धांत आपका हो जाएगा, क्योंकि सिर से पैर की तरफ ये डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल जो है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट यानी केंद्र से बाहर की ओर होना, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश जो है आनुवांशिक स्वरूप के पूर्व निर्धारित प्रकीर्ण के कारण जो है यानी प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? पहला है परिपक्वता है, पाड़ है यानी इसके फोल्डिंग, तो यहाँ पर होगा नहीं, अनुकूलन भी नहीं होगा, सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि हेरिडिटी से क्या है, मेचुरेशन यानी परिपक्वता आती है। हेरिडिटी जो है हमारी क्या है, हेरिडिटी की वजह से हमारी बॉडी का शेप, साइज, हाइट का बढ़ना, ये जो है कहाँ पे, ये मतलब किसके द्वारा जो है प्रभावित हो रहा था, कौन इस पर जो है प्रभाव डालता है, तो आपकी हेरिडिटी। क्योंकि हेरिडिटी की वजह से ही हम हर व्यक्ति एक दूसरे से चेंज हैं, शेप और साइज में चेंज है, आवाज़ में चेंज है, देखने में चेंज है, तो ये हमारी हेरिडिटी की ही वजह से है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की जो है दिशा निर्धारित करते हैं, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो दिशा है वो निर्धारित करते हैं। तो पहला ऑप्शन है परिपक्वता है, या फिर जो है आपका अनुबंधन, सजा, क्रिया, या फिर सामाजिक जो है अनुभव। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए, ये पूछा है जीन पियाजे से रिलेटेड। अब ये जीन पियाजे से जो रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो परिपक्वता को तो उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, हेरिडिटी को, क्योंकि जीन पियाजे ने जो है स्टेजों में डिवाइड किया, और उन्होंने ये कहा कि हर बच्चे का डेवलपमेंट जो है, इतनी स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट इतना हो चुका होगा, ठीक है, उन्होंने स्टेजों में डिवाइड किया। अनुबंधन जो है नहीं होगा, इन्होंने पनिशमेंट की भी कोई बात नहीं की है, और इन्होंने अपनी थ्योरी में समाज को भी जो है ज़्यादा जो है नकारा नहीं है, बल्कि जो है समाज को इन्वॉल्व किया है। बट हाँ, इन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया और उन्होंने नकारा भी नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका जो है ऑफिशियल आंसर की में गिवन नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर कौन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सीटेट जो में जो है पेपर, या सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो, कभी कभी ये हो जाता है कि जो पेपर बनते हैं उसमें ऑप्शन सही से मैच नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, सबको नंबर 1 मिल जाता है बोनस में। तो ये इसमें जो है सीटेट ने सभी को एक नंबर दिया हुआ था, और इसमें जो है ऑफिशियल आंसर की में नहीं है, वहाँ पर 9 बना हुआ है, यानी इसका आंसर जो है वेरीफाई नहीं है। तो इसमें आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा राइट आंसर हो सकता है। देखिए, अगर ऐसे ही बोलना हो तो मैं कोई भी ऑप्शन आपको इसमें से बता सकती थी, लेकिन देखिए अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहली बात तो ये रिपीट होगा नहीं, अगर हो भी जाता है तो सीटेड ने इसको इसमें कोई भी आंसर एक वेरीफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या राइट आंसर हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में जो है क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा के आकार अनुसार कम या जो है बढ़ जाती है। मान के चलिए जैसे ये छोटा सा ग्लास है और ये एक बड़ा है। अब बच्चे को ये लगता है, बच्चा जो है उसको ये लगता है कि इस बड़े वाले बर्तन में ज़्यादा पानी है और इस छोटे वाले बर्तन में कम पानी है। उसको ये लग रहा है क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ी हुई है और इसकी लंबाई है। अब बच्चे का जो ध्यान है वो लंबाई पर है, ना कि चौड़ाई पर। उसको ये लगता है कि ये जो ग्लास बना हुआ है ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पानी है, और ये ग्लास छोटा है तो इसमें कम पानी। यानी बच्चे का जो ध्यान है वो, बच्चे क्या है, एक ही पे ध्यान उसका केंद्रित है। वो हर पक्ष के बारे में नहीं समझ पा रहा है कि इसकी लंबाई तो ज़्यादा है पर इसकी चौड़ाई कम है, और इसकी जो है चौड़ाई ज़्यादा है बट लंबाई कम है। तो शेप और साइज के बदल देने से क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बच्चा यहाँ पर नहीं समझ पा रहा है। उसको ये लगता है कि यानी मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। यानी उसको ये लगता है कि छोटे वाले अगर बर्तन में पानी डाला गया है तो ये कम है, बड़े वाले में डाला गया है तो ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा भी कि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो बड़ी चीज़ यानी जो बड़ा बर्तन होगा उसमें लेते हैं। उनको ये फ़ील होता है कि इसमें ज़्यादा मात्रा में जैसे पानी है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, तो उनको ये लगता है कि इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें जो है
कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो पहला है बच्चे में जो है संरक्षण के कौशल नहीं है, या फिर जो है बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है, या फिर जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, या फिर बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में जो है अक्षम है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा, यानी बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। बच्चे को ये नहीं पता है कि शेप और साइज के बदल देने से क्वांटिटी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। 1 लीटर पानी है, आप इसमें डालो चाहे एक बड़े से भगोने में डाल दो, पानी उतना ही रहेगा, पानी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो बच्चे में क्या है, संरक्षण के कौशल की कमी है। बच्चे में संरक्षण जो है वो नहीं कर पा रहा है, उसका ध्यान सिर्फ एक ही पक्ष पर है कि इसकी जो लंबाई ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा पानी होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। जीववादी सोच क्या होता है? जीववादी सोच होता है कि बच्चे को लगता है कि मेरे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है, और बच्चे को ये लगता है कि मेरे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, मेज है, कुर्सी है, बैग है, ए टू जेड जो भी वस्तुएं हैं, उसको ये लगता है कि इसमें भी जान है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है जब वो खेल रहा हो और अगर वो किसी भी वस्तु से लड़ जाए, तो अगर आप उसको एक ऐसी भी मार दो थप्पड़ से, तो उसको ये फील होता है कि यस इसको भी चोट लगी है, और वो खुश हो जाता है। तो उसको ये लगता है कि मेरे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनमें भी मेरी तरह ही जान है, उनको भी पेन हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। यानी जीन पियाजे ने जो है बच्चे का डेवलपमेंट 4 स्टेजों में डिवाइड किया, और 4 स्टेजें वो कौन-कौन सी हैं वो भी सीक्वेंस में आपको बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन आता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। ये जो है जीन पियाजे ने डिवाइड किया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। बाकी जो है पूर्व संक्रियात्मक नहीं होगा, अमूर्त बिल्कुल नहीं, संवेदी मूर्त ये भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखिएगा कभी कभी ये पूछता है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो बच्चे का डेवलपमेंट जो है स्टेजों में डिवाइड करते हैं। तो ये जो है आपका जीन पियाजे और कोहलबर्ग, क्योंकि कोहलबर्ग जो हैं उन्होंने भी जो है बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया। उन्होंने भी अपनी थ्योरी में 3 स्टेज बताए हैं, जिसमें से 6 चरण हैं, यानी एक स्टेज पर 2 चरण बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई जो है मिठाई जो मेहमानों के लिए आई है, मेहमानों के लिए लाई गई है, खाने से रोकती है। ठीक है, यह सोचकर कि खाने से वह जो है पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। यानी नेहा नाम की एक बच्ची है और उसको ये लगता है कि जो मेहमानों के लिए माँ मिठाई लेकर आई है, अगर इसको हम खा लेते हैं और माँ के द्वारा अगर पता चल गया, वो उन्होंने हमको पकड़ लिया, तो क्या है, मतलब कि जो है सोच कर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है, इसीलिए वो नहीं खा रही है। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था में है बच्चा, मतलब बच्ची, ये आपको बताना है। तो यांत्रिक जो है सापेक्षता अभिविन्यास है, या फिर सजा और आज्ञाकारिकता अभिविन्यास है, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड है, क्योंकि सजा और आज्ञाकारिकता अभिविन्यास है। बच्ची फर्स्ट स्टेज पर है, उसको ये लग रहा है कि जो है अगर मिठाई खाते हुए माँ ने हमको पकड़ लिया तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, उन्होंने जो है बोला है कि ये मिठाई नहीं खानी, तो उनकी आज्ञा का हमको क्या है, पालन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व जो है वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ये जो है किसने कहा है?
कोहलबर्ग ने, या फिर जो है हार्वर्ड गार्डनर ने, या फिर जीन पियाजे ने, या फिर लेव वाइगोस्की ने। तो कोहलबर्ग ने जो है स्टेजों में बच्चे का डेवलपमेंट किया। हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है वो मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी दी है इन्होंने। जीन पियाजे जो जो है इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर थ्योरी दी गई है। बच्चे कोहलबर्ग, यही जो है आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, जो है बच्चे वाइगोस्की, यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि वाइगोस्की ने जो है समाज को, कल्चर को और लैंग्वेज को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। इनका मानना ये था कि बच्चे अगर अपने से ज़्यादा अनुभवी लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे, रहेंगे, तो वो जो है अपनी उम्र से भी बेहतर सीखेंगे। उनकी समझ जो है उम्र के हिसाब से भी बेहतर होगी। और आपने देखा भी होगा, मान के चलिए एक छोटा बच्चा है और वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शिक्षित हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो बच्ची की जो थिंकिंग होगी वो वैसी ही होगी और वो वैसे ही बात करता होगा, उसकी समझ उम्र के हिसाब से भी बेहतर होगी। और ये मान के चलिए एक ऐसा बच्चा है जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग अच्छे से बात नहीं करते, ठीक है, ना तो कोई शिक्षित है, तो बच्चा उसी हिसाब का बन जाएगा, उसका तौर तरीका, उसका बात करने का तरीका सब वैसा ही होगा। तो बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा होगा, जैसे रह रहा होगा, उसका जो है प्रभाव पड़ता है, बच्चे का डेवलपमेंट वैसे ही होगा। ये जो है लेवाइगोस्की कहते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि बच्चे जो है अगर अपने से ज़्यादा समकक्षी अनुभवी लोगों के साथ इंटरेक्ट होगा तो अपनी उम्र से भी बेहतर सीख पाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर अनुकूलन है, पुनर्बलन है, सामाजिक जो है यानी सांस्कृतिक परिवेश है, या फिर जो है हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी आपका नहीं होगा, क्योंकि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में हेरिडिटी को महत्वपूर्ण नहीं माना। पुनर्बलन भी नहीं होगा, अनुकूलन भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका जो है मतलब जो है सांस्कृतिक परिवेश यानी कल्चर को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है अपनी थ्योरी में, क्योंकि वाइगोस्की ये मानते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है ये प्रभावित करता है कि बच्चा किस एनवायरनमेंट में रहा है। बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहेगा उसका डेवलपमेंट भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर के जो है बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी जो है बुद्धि कहा जाता है। यानी हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि जो है शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशल पूर्वक उपयोग करने की जो क्षमता होती है, इसमें जो है कौन सी बुद्धि होगी। तो यहाँ पर जो कौन सा राइट आंसर होगा, पहला है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, यानी तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता होगी जब आपको मैथ में इंटरेस्ट हो, रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, तो इसमें तर्क करने की क्षमता बेहतर हो रही होती है। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, या फिर अंतः जो है व्यक्ति बुद्धि, ये आपका नहीं होगा। भाषाई बुद्धि, जो जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जो शायर वगैरह होते हैं, नेता हैं, इनको क्या है इनकी भाषाई बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि नेता लोगों को पता है कि हाँ हमको अपनी रैली में क्या बोलना है, कैसे लोगों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करना है, कैसे लोगों को अपनी तरफ हमको लाना है, ठीक है। तो उनमें क्या है, भाषाई बुद्धि पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर बात हुई है शारीरिक, शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलता पूर्वक उपयोग कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि है। उनको पता है कि हाँ हमको अपनी बॉडी को कैसे मूव करना है, कैसे कंट्रोल में रखना है। यानी जो डांसर हैं, डांसर लोग हैं, उनको पता है कि हाँ हमको अपनी बॉडी के साथ कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। जो क्रिकेटर मतलब खेलने वाले खिलाड़ी हैं, इनमें क्या है जो है शारीरिक गति जो है बुद्धि पाई जाती है, यानी बॉडीली कंस्थेटिक जो इंटेलिजेंट होते हैं इनमें पाई जाती है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि दृश्य जो है स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। इसमें बताना है दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। तो पहला है छवियों और जो है चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, या फिर लय, ताल, मीटर, स्वर जो है माधुर्य की प्रति जो है संवेदनशीलता, या फिर कहानियों व जो है कविताओं को समझने व जो है गढ़ने की क्षमता, या फिर प्राकृतिक रूप से जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा 11 का।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन गिवन है आपके आंसर की में, कि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक जो है शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और जो है लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा। यानी टीचर के द्वारा बोला जा रहा है क्लासरूम में कि मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र, यानी लड़कियां क्या हैं, सॉफ्ट दिल की होती हैं, उनकी तरह नाजुक ना बनो। ये जो है टीचर के द्वारा बोला जा रहा है क्लासरूम में। तो किसको जो है बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पर, जेंडर समानता की बात हो रही है, तो जेंडर इक्विटी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। जेंडर रूढ़िवादिता है या फिर जेंडर भूमिका में लचीलापन है, तो जेंडर भूमिका में लचीलापन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है, एक पक्ष को नकारा जा रहा है, यानी एक पक्ष की तुलना दूसरे पक्ष से की जा रही है, यानी कि लड़कियों की तुलना लड़कों से की जा रही है या फिर लड़कों की तुलना लड़कियों से की जा रही है, तो वहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। यानी जहाँ पर भी हम एक पक्ष को नकारेंगे, दूसरे पक्ष को अप्रिशिएट करेंगे, तो वहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जा रहा होगा। यानी जो समाज में चली आ रही रीत रिवाज हैं, जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, कि लड़कियां तो यही कपड़े पहनेंगी, लड़कियां लेट नाइट घर नहीं आ सकती, लड़कियां लाउड हंस नहीं सकती, लड़के बाहर का वर्क कर सकते, लड़कियां जॉब नहीं कर सकती, लड़कियां ही खाना बनाएंगी, लड़के खाना नहीं बना सकते। तो ये बहुत सारे जो समाज में चली आ रही रीत रिवाज हैं, ये किसने बनाए, ये समाज ने ही निर्धारित किए, समाज के लोगों ने ही निर्धारित किया। ये कहीं बुक में पार्टिकुलर लिखा हुआ नहीं है कि लेट नाइट जो है लड़कियां घर नहीं आ सकती हैं, या फिर लड़के जो हैं खाना नहीं बना सकते, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन ये समाज ने निर्धारित किया कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे। तो इसमें जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जा रहा है। टीचर जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि क्लासरूम में टीचर ये कह रहा है कि मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। यानी जो है लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, लड़कियों की तरह जो है नम्र व्यवहार मत करो। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी लोग बोलते हैं, क्यों लड़कियों की तरह हंस रहे हो, क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ये क्या है, कभी कभी ये भी होता है, काफ़ी लड़के रोते नहीं, क्यों, क्या उनको पेन नहीं होता, उनको दर्द नहीं होता। लेकिन एक समाज ने बना रखा है कि लड़के रोते नहीं, अगर लड़का रो भी रहा है तो बोला जाएगा क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो। ये हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं, अक्सर जो है एग्जाम्पल सुन रहे होते हैं। तो ये जो है एक मानसिकता बनी हुई है, जिसको हम धीरे धीरे ही करके जो है इसको जो है बदल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए बात होती है जब कैमरामैन की, तो जब हम बात करते हैं तो कैमरामैन, हर इंसान बोलता है कि कैमरामैन आया है, बट वहाँ पर हमको जो है जेंडर इक्विटी की अगर बात करनी चाहिए तो कैमरा पर्सन की बोलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं वहाँ पर बॉयज़ ही हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ये जो समाज में जो है जो जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है, इसको हम धीरे धीरे कर कर ही बदल सकते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, स्कूल से, क्योंकि स्कूल से जो टीचर की थिंकिंग है वो बच्चे के जो है डेवलपमेंट को और साथ ही बच्चे की थिंकिंग को काफ़ी प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जेंडर स्टीरियोटाइप से एक क्वेश्चन हर बार सीटेट में आता है, और बस क्या होता है, क्वेश्चन चेंज होता है, ऑप्शन आपका सेम रहता है। तो ध्यान रखना है, एक आंसर जो है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। 13 है विविध शिक्षार्थियों व जो है कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। यानी विविध शिक्षार्थियों की जो क्लासरूम होती है, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बने हुए हैं, तो क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 प्रकार के होंगे। अब ऐसे सिचुएशन में आप जो है क्लास में जो है लर्निंग कैसे करवाओगे, कैसे प्लान करोगे, वो यहाँ पर बताना है। तो उचित समावेशन होगा, या फिर मानकीकृत मूल्यांकन है, या फिर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, तो यानी जो एक दूसरे से रिलेट ही ना कर रहे हो ऐसा करिकुलम आप डिजाइन करोगे, तो ये आपका नहीं होगा। दृष्टिकोण में अनियमितता, ये भी नहीं होगा। मानकीकृत मूल्यांकन, ये भी आपका निगेटिव है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन है, उचित समावेशन। यानी आप इंक्लूड करोगे, जैसा बच्चा है आप उसको इंक्लूड करोगे, और उसके इंटरेस्ट, उसके क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग जो है आप उसकी लर्निंग को बेहतर करोगे, लर्निंग में उसकी मदद करोगे। तो जैसा भी बच्चा है आप उसको इंक्लूड करके वैसी ही एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे की लर्निंग करवाओगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
मान के चलिए जैसे किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, अब उसको लिखने में समस्या है तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दोगे। किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो आप उसको आगे बैठाल दोगे। किसी बच्चे को सुनने में समस्या है तो आप लाउड बोलोगे। यानी जैसा भी बच्चा है आप उसको उस हिसाब से इंक्लूड करोगे और उसकी लर्निंग उस हिसाब से करवाओगे। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हमको बच्चे को अलग थलग नहीं करना है। अगला है, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पहला है, मूल्यांकन की जो है किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। या फिर यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, यानी जो एवोल्यूशन है। तो ये आपका नहीं होगा। या बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता है, तो ये भी गलत है। या शिक्षकों के मानसिक जो है मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप बच्चे को जो है लेबल नहीं करोगे, बच्चों को आप अलग थलग नहीं करोगे कि कौन सा बच्चा जो है मंद बुद्धि का है या फिर कौन सा बच्चा गिफ्टेड है। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मूल्यांकन किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। यानी एवोल्यूशन के माध्यम से जो है हम पता करते हैं कि बच्चे की कितनी जो है प्रगति हो रही है, कितना वो ग्रो कर पा रहा है, कितनी उसकी लर्निंग हुई है, कहाँ पर समस्या आ रही है, कैसे उसको हम अप्रिशिएट करवा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमको एवोल्यूशन के माध्यम से पता चलता है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मूल्यांकन का जो है उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी असेसमेंट जो होता है या एवोल्यूशन जो होता है, इसका जो है मेन रीज़न क्या है? तो छात्रों में भय व तनाव पैदा करना, तो ये नहीं होगा आपका। असुरक्षा और हीनता की भावना, ये भी नहीं होगा। बच्चों के बीच जो है तुलना तो आपको किसी भी कंडीशन में क्लास में नहीं करनी है। आपको लगता है कि यस ये बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, ये बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, तो आपको पता है, आप अपने अंदर रखें। क्लासरूम में बच्चे को ये फील ना कराएं कि हाँ तुम वीक हो, तुम्हारी कास्ट अलग है, तुम देखने में अच्छे नहीं हो, तुम ये है वो। यानी हम किसी भी प्रकार से बच्चे को तुलना नहीं करेंगे, ना तो उसकी लैंग्वेज के आधार पर, ना तो उसके जो है कल्चर के आधार पर, ना तो उसको आर्थिक स्थिति के आधार पर। किसी भी सिचुएशन में जो है उसको हम अलग थलग फील नहीं कराएंगे। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन है, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। यहाँ पर राइट आंसर होगा 4, क्योंकि एवोल्यूशन के माध्यम से जो लर्निंग होती है वो बेहतर हो रही होती है, उसमें जो है हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। जहाँ पर भी दिक्कत होती है वहाँ पर टीचर हेल्प कर रहा होता है, जहाँ पर भी करिकुलम में चेंजमेंट लाना है वहाँ पर चेंज किया जाता है। तो ये किसके माध्यम से पता चलता है? असेसमेंट के माध्यम से, एवोल्यूशन के माध्यम से। इसी की वजह से जो है हमको पता चल रहा होता है कि हाँ लर्निंग बेहतर हो रही है बच्चे की या फिर नहीं हो रही है, कहाँ पर समस्या है, करिकुलम में प्रॉब्लम है या सिस्टम में चेंज लाना है, तो वहाँ पर चेंजमेंट किया जाता है और बच्चे की लर्निंग को बेहतर किया जाता है, ना कि बच्चे में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हम अपने सिस्टम में परिवर्तन करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लर्निंग बच्चे की बेहतर नहीं हो रही है, तो हम अपने सिस्टम में चेंज लाएंगे, ना कि बच्चे में चेंज लाएंगे। बच्चे को अगर दिख नहीं रहा है, ज़्यादा क्लीन दिखता नहीं है या फिर उसको कम सुनाई देता है, तो आप उससे ये नहीं कहोगे जाओ मशीन लगवा के आओ। आप जो है उसकी हेल्प करोगे, कोशिश करोगे कि बच्चे की लर्निंग हो पाए, उसको आप इंक्लूड करोगे। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन जो थे आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास डेली 5 जो है 3 बजे भी होती है और 5 बजे भी होती है। 5 बजे जो है सोशल साइंस हो रहा है, 3 बजे जो है ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो रही है, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डेली मेरे साथ ज्वाइन करिएगा 3 बजे और 5 बजे की क्लास को। और सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करिए, क्योंकि सीटेट जो है 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है। बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ, यानी 1 मंथ से भी कम समय बचा हुआ है। तो ऐसे में आपको प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।